मंच पर उपस्थित हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रतोला जी, डॉक्टर प्रतिभा जी, विनोद चौहान जी, मंजीत जी और सम्मानित हमारे मेरे छोटे भाई पोखरियाल जी और सुषपाल जी और उपस्थित समस्त पत्रकार भाई और बहनों, आज मैंने आप सबसे आपदा प्रबंधन शांति बनाए रखें और जो प्रदेश के अंदर जिस तरह लगातार अत्यधिक वर्षा के कारण, भीषण वर्षा के कारण, बादल फटने के कारण, भूस्खलन के कारण उत्तरकाशी से लेकर पौड़ी से लेकर चमोली और पूरा प्रदेश अस्त व्यस्त हो गया है और पूरी तरह क्षतिग्रस्त और बहुत भीषण आपदा मैं सोचता हूँ काफी वर्षों के बाद आज हमारे प्रदेश में आई है। क्योंकि उस समय हम सब दुखी थे और सही मायने में चाहे स्वाधीनता दिवस हो, चाहे जन्माष्टमी हो, जैसे त्योहार भी हम सब मन से नहीं, एक तरह से जैसे जन्माष्टमी के अवसर पर, 15 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और मैंने तो अपने जीवन में मैं सोचता हूँ कि पहली बार राष्ट्र ध्वज तक नहीं फहराया मैंने इस बार। मैंने इसको कहीं ना कहीं कार्यक्रम में सम्मिलित होता था, लेकिन मेरा मन इस समय बहुत दुखी था, विचलित था। और इवन की जन्माष्टमी को भी जिस तरह मनाना चाहिए था उस तरह हम एक तरह से जो खुशी होती है कहीं ना कहीं उत्तरकाशी की घटना ने और पौड़ी की घटना ने, चमोली और की घटना ने हम सबको बहुत विचलित किया है। मैंने उस समय आप सबसे बातचीत इसलिए नहीं की और आज भी मैं कोई आलोचना करने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूं, सुझाव देने के लिए आया हूं। क्योंकि गैरसैंण में विधानसभा सत्र चल रहा है, इसलिए सरकार से कुछ बिंदुओं पर सुझाव कह सकते हैं, मांग कह सकते हैं कांग्रेस की ओर से। आलोचना नहीं कह सकता हूं मैं, क्योंकि इस पीड़ा में हम सब लोग सम्मिलित हैं। जो आज हमारे बीच में नहीं है अभी, हालांकि मैं कल वहां के जिलाधिकारी और कई अधिकारियों से बातचीत कर रहा था। अभी उन्होंने मृतक के रूप में एक ही को डिक्लेयर किया है और 50 से अधिक अभी लापता है। लेकिन बहुत कुछ हमने खोया है उत्तराखंड में, और मैं सोचता हूं कि उत्तराखंड हमेशा ही कुछ खोता है, विशेष करके। और मैं अपना दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य, आपदा के दृष्टिकोण से मैं दुर्भाग्य कह सकता हूं और सेवा भाव के दृष्टिकोण से मैं अपना सौभाग्य कह सकता हूं कि जब 1991 में भूकंप आया था उत्तरकाशी, प्रतापनगर, घनसाली, उस समय रुद्रप्रयाग जिले का हिस्सा, रुद्रप्रयाग जिला नहीं बना था, जखोली में और ऊखीमठ में, तुर्जी के नारायण और पूरा एरिया इस उस समय क्षतिग्रस्त हुआ था। मौतें तो टिहरी और उस समय चमोली जिला का हिस्सा था रुद्रप्रयाग, अधिकतर मौतें तो वहां नहीं हुई थी, लेकिन 703 लोग मरे थे उस समय उत्तरकाशी में। और विशेषकर हरसिल और इसी जहाँ मरेरी भाली डैम है और यहाँ धराली और उसी क्षेत्र में उस समय लगभग 703 लोग मरे थे। और मैंने उस घटना को अपने आंखों से सामने देखा है। और मैं 6 महीने उस समय प्रभारी मंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री के रूप में उत्तरकाशी 6 महीने रहा हूं। ये प्रतापनगर उस समय टिहरी डूबा नहीं था, डैम नहीं बना था। वहीं पीडब्ल्यूडी बंगला पे और उत्तरकाशी में भी जो पीडब्ल्यूडी बंगला था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। तो एक सामने गेस्ट हाउस था, वो थोड़ा सा ठीक था, तो उसी में मैं रहा हूं लगभग।
उस आपदा को भी मैंने बहुत नजदीक से देखा है। बहुत मतलब एक एक घर को लोगों के एक एक घर के छत नीचे गिर गई भूकंप के कारण, और पांच पांच छह छह लोग एक ही छत के नीचे दब गए घर के नीचे। उस उस आपदा को मैंने नजदीक से देखा है। 98 में फिर भूकंप आया, और उस समय अगस्त मुनि में कई लोगों की मौतें हुई। मान्य नांदेड़, उस समय मैं कांग्रेस में सम्मिलित हो गया था 98 में, और तिवाड़ी जी आए थे। उस समय शरद पवार जी कांग्रेस के नेता थे, वो हेलीकॉप्टर से गोपेश्वर आए थे, और मैं उस समय भी जितने लोगों की मौतें हुई थी कि घर पे मैं गया था, नजदीक से देखा है। और 2002 में तो क्योंकि हाँ, मैं उस समय 2002 में घनसाली में 35 लोगों की मौत हुई थी, और मैं रात के 2 बजे उस प्राइमरी स्कूल में, जिसमें 32 बच्चों के शव रखे थे, क्योंकि गांव पूरा भूस्खलन से डूब गया था, उसमें गया था। मेरे साथ बीना सजवान जो टीरी में वकील हैं, लॉ प्रमुख रही हैं तेलंगाना की, धनीलाल साहब, बहुत लोग थे। और दूसरे दिन मेरे साथ सुभाष कुमार कमिश्नर थे गढ़वाल के, और कबीराज सिंह नेगी जी डीआईजी थे। ये सब लोग मेरे साथ उस पैदल यात्रा में गए थे, उसमें लोगों के जहां दल दल था। तो मैंने उन मौतों को भी अपने आंखों के सामने देखा। धारचूला में भी उस समय मौतें हुई थी, और उसमें राकेश शर्मा कमिश्नर कुमाऊं थे, और मैं उनको लेकर धारचूला, उस जगह जहां कोई जाने के लिए तैयार नहीं था उस समय, हाथ खड़े कर देते इस प्रशासन ने, जिलाधिकारी ने, और मुझको मना किया कि आप भी मत जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा। और मैं फिर राकेश शर्मा भी मेरे साथ गए थे, फिर डीएम की भी मजबूरी हुई, फिर मेरे साथ सब लोग वहां उस आपदा में गए थे। और 2013 में, क्योंकि मैं उस समय रुद्रप्रयाग से विधायक था, और जब मैं ये 2002 में तिवाड़ी जी के मुख्यमंत्री थे, राज्य बनने के बाद मैं आपदा प्रबंधन मंत्री था तिवाड़ी जी के साथ। और एक पुराना सा हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश ने हमको दिया था, उसी हेलीकॉप्टर से मैंने बहुत सारी जगह जो आपदा उसमें जहां नहीं पैदल जाया जा सकता था, हम वहां गए। तो मैं इस बात को इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि ये मैंने भूकंप आपदा प्रबंधन मंत्री के रूप में थाईलैंड, जापान, विलिंगटन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सिडनी, मेरे साथ चीफ सेक्रेटरी और बहुत सारे अधिकारी, रामास्वामी से लेकर सुभाष कुमार, राकेश शर्मा, मैं इन सबको लेकर गया था, और हमने अध्ययन किया। विशेष करके मैं जैसे टोक्यो गया सुनामी के 1 वर्ष बाद, तो मुझे लगता था कि सब तहस नहस होगा, जापान सब तहस नहस होगा। लेकिन 1 वर्ष के अंदर मैंने इस बात को महसूस किया कि जापान में कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी सुनामी जापान में आई है, टोक्यो में आई। न्यूजीलैंड में विलिंगटन में, जहां उनकी कैपिटल है, ऐसी टेक्नोलॉजी, 8 मंजिल बिल्डिंग, 8 या 10 मंजिल बिल्डिंग होगी, पीपा स्टेडियम बोलते हैं उसको, पूरी बिल्डिंग हाई टेक्नोलॉजी पर, भूकंप निरोधी टेक्नोलॉजी के बल पर वो बिल्डिंग बनी थी, और उसको समुद्र के किनारे से दूसरे किनारे शिफ्ट किया गया था। उस टेक्नोलॉजी को भी हमने वहां अध्ययन किया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, उस बार 2013 की घटना आप सबको मालूम है, जब कैबिनेट हो रही थी, उस दिन विजय बहुना चीफ मिनिस्टर थे, और अचानक ये हल्की सी डीएम रुद्रप्रयाग ने और एसपी रुद्रप्रयाग ने रिपोर्ट भेजी कि साहब कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा केदारनाथ में, नहीं कुछ घटना हुई है। तो उस दिन यशपाल आर्य को उत्तरकाशी के लिए तैनात किया गया, और मेरे को रुद्रप्रयाग के लिए और चमोली जिला मुझे दिया गया। तो हेलीकॉप्टर से पहले केदारनाथ नहीं, पहले यशपाल आर्य जी उत्तरकाशी हेलीकॉप्टर ने छोड़ा, तो आने में देर हो गई। तो जब मैं ऊखीमठ पहुंचा हूं,
लगभग 11:30 बजे। तो मेरे हेलीकॉप्टर को उड़ने ही नहीं दिया मुख्यमंडल में लोगों ने। माता बहनें आ गई कि मेरे पति है वहां केदारनाथ में, लाओ। पुलिस नहीं थी, फोन काम नहीं कर रहे थे, वायरलेस काम नहीं कर रहा था। और फिर बहुत लोग मेरे हेलीकॉप्टर में घुस गए जब मैं हेलीकॉप्टर उड़ाने लगा। उनमें एक व्यक्ति समझदार था, उसने समझाया भाई ये व्यक्ति जब केदारनाथ जाएगा तभी तो तुम्हारे पति को तभी तुम्हारे बेटे को भाई को लेकर आएगा। तब बड़ी मुश्किल से वो उतरे। और जब मैं रामबाड़ा के ऊपर से गुजर रहा था मैं हेलीकॉप्टर, तो मुझे लगा कि शायद रामबाड़ा मेरी नजर दूसरी तरफ रही हुई, रामबाड़ा को मैंने देखा नहीं। केदारनाथ में भी जब, क्योंकि केवल हमारे दिमाग में तो केदारनाथ की अलग से पिक्चर थी, तो मैंने देखा कि केदारनाथ भी केवल मंदिर सा दिख रहा है, बाकी कुछ दिख नहीं रहा। और हेलीकॉप्टर को हमने गढ़वाल विकास निगम का जो 100 फीट का टैंक था, पहले मैं उस पर कूदा, फिर मैंने कूद के देखा कि ये हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता नहीं कर सकता, तब हेलीकॉप्टर को हमने उस पर लैंड कराया। मैंने आज इन सारे घटनाओं का उल्लेख इसलिए किया, ये उत्तराखंड भूकंप के दृष्टिकोण से तराई का क्षेत्र जोन 4 में और पर्वतीय क्षेत्र जोन 5 में, जो सेंसिटिव जोन माना जाता है, जो सेंसिटिव जोन माना जाता है। 91 का जो भूकंप आया था 7 पॉइंट कुछ रिएक्टर का था। टिहरी डैम 9.9 समथिंग रिएक्टर पे डिजाइन किया गया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब टिहरी डैम बन रहा था तब भी, और जो बड़े बड़े डैम बनने की बात हुई तब भी, हमने इस बात को कहा था कि बहुत बड़े डैम को, बहुत बड़े बांधों को रन ऑफ द रिवर बांध बनने चाहिए, लेकिन इससे कभी भी कोई खतरा केवल पूरे देश में, जहां तक हमारी गंगा यमुना जाती है वहां तक पूरा खतरा हो सकता है। आज हमारे प्रदेश में जिस तरह बड़ी भीषण बारिश के कारण घटना हुई है, आज हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, कांग्रेस की ओर से भी और व्यक्तिगत रूप से भी, कि जो सहायता दी जाती है, मैंने केदारनाथ में भी देखा है, इतनी कम दी जाती है, वो देना ना देना बराबर। अब हम किसी का परिवार का कोई सदस्य चला गया, आज हमारे बीच में नहीं, हमने खो दिया, हम उसे लौटा तो नहीं सकते हैं, हम उसके दुख को दूर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके आंसू पोंछने का काम प्रदेश की जनता, देश की जनता, प्रदेश की सरकार, देश की सरकार उसके आंसू पोंछने का काम तो कर सकती है। मैं मानता हूं कि आपदा कब आ जाए, किस रूप में आ जाए, कहां आ जाए, इसको कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उससे कम नुकसान हो। भूकंप आना तो आएगा, बारिश तेज होनी तो होगी, लेकिन उससे कम नुकसान हो, उस आपदा से कम नुकसान हो, इससे हम अपने प्रदेश को, अपने प्रदेश की जनता को बचा सकते हैं। दुर्भाग्य से राज्य बनने के पिछले 25 वर्षों में हमने विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पर हम उत्तराखंड का विकास कर रहे हैं। कि गांव में सड़क मांगी, 5 परिवार गांव में रह रहे हैं, हमने 25 किलोमीटर 5 परिवारों के लिए सड़क बना दी। 1 किलोमीटर सड़क, कच्ची सड़क पे 1 करोड़ रुपए खर्च होता है, पक्की करने में 2 करोड़ रुपए खर्च होता है। 50 करोड़ रुपए हमने 5 या 10 परिवारों के लिए खर्च कर दिए, और पूरा पहाड़ कट गया। अगर आप कभी हेलीकॉप्टर से जाओगे तो आपको लगेगा पूरा पहाड़ कट गया है। हम सड़क बनाने में जो टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए था, कि भाई हम पहाड़ को कट कर रहे हैं तो उसको जेसीबी से या ट्रैक्टर से उसको मलबा को, ट्रक से मलबा हटाते हैं,
एक तो जब जेसीबी से हम पहाड़ काटते हैं तो कच्चा हो जाता है, ब्लास्टिंग करते हैं पहाड़ कच्चा हो जाता है, और फिर जहां नदी में या सड़क काट के नीचे डालते हैं तो बड़े बड़े पत्थर जहां गिरते हैं वहां भी जमीन को कच्चा कर देते हैं। दूसरा कि हम कोई भी बिल्डिंग बनाएं उसमें तड़ित बिजली, जो ये बादल फटने का जो घटनाएं होती हैं, उससे हम अपने प्रदेश को बचाने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर इस तरह हम पहाड़ों में हर जगह जैसे बड़े बड़े होटल बनते हैं तो उस पर तड़ित बिजली का, जैसे बादल फटता है तो वो सीधे बिजली उस पर आ जाती है और वो जमीन में उसके अर्थिंग हो जाती है और उससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो हम पहाड़ों के चोटियों पर या भवनों के बड़ी बिल्डिंग, होटल है, घर है, उन पे अगर इस उसका प्रयोग करें तो हम बहुत बड़े नुकसान को, उत्तराखंड के बहुत होने वाले बड़े नुकसान को बचा सकते हैं। मैंने आपदा प्रबंधन मंत्री रहते हुए पहले जिलों में आपदा प्रबंधन केंद्र नहीं था, केवल एक सचिवालय में था, मैंने जिले स्तर पर पहुंचा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 25 सालों में आपदा प्रबंधन केंद्र जिस तरह क्रियाशील होना चाहिए था, जिस तरह एक्टिव होना चाहिए था, आज भी उपनल के कुछ कर्मचारी, कुछ ऑन डेप्यूटेशन के कर्मचारियों के बलबूते पर जिले के आपदा प्रबंधन केंद्र चल रहे हैं। और नतीजा क्या होता है, जब कोई दुर्घटना होती है, कोई आपदा आती है, हमारी मशीनरी को एक्टिव होने में या मौके पे जाने में, सहायता पहुंचाने में इतना समय लग जाता है कि वो फिर वो सहायता नहीं होती, फिर मदद नहीं हो सकती। इसलिए हम आज सरकार से मांग कर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन विभाग को एक मुख्य विभाग के रूप में स्थापित किया जाए। जिला स्तर पर इसको, तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन इकाइयों का गठन किया जाए। उनको जैसे नदी में डूब गया उसको तैरने की ट्रेनिंग, तुरंत वाले सेट और इसको जो इक्विपमेंट है तुरंत ऑपरेट करने की स्थिति रहे। इस तरह की व्यवस्था जब तक हम हर तहसील स्तर पर नहीं करेंगे, इन आपदाओं से, चाहे भूकंप के हो, चाहे भूस्खलन के हो, अतिवृष्टि हो, बादल फटना हो, इससे हम अपने प्रदेश के जन हानि को और धन हानि को नहीं रोक सकते हैं। विशेष करके आपकी सरकार से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, क्योंकि विधानसभा सत्र है और मुझे पूरा उम्मीद है सरकार से, इस समय हम कांग्रेस बीजेपी के रूप में नहीं, इस प्रदेश के नागरिक के रूप में, और कांग्रेस पार्टी की ओर से, भाजपा से नहीं, प्रदेश की सरकार से और केंद्र की सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपदा राहत के, जो देखिए, मैंने जैसे कहा, हम किसी को लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके आंसू पहुंचने के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कम से कम उसके आंसू तो पहुंचे। जैसे अभी बजट, आपदा प्रबंधन का बजट है 1012 करोड़ रुपए है। ये धनराशि पर्याप्त नहीं है। जब मैं आपदा प्रबंधन प्रदेश केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, ये भी मैं आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं, मांग के दृष्टिकोण से कह रहा हूं। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, आपदा प्रबंधन 100% केंद्र पोषित था, 100% केंद्र पोषित था। सारा पैसा केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन देती थी, और आपदा प्रबंधन ही एक ऐसा बजट है जो लैप्स नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए इस वर्ष 1012 करोड़ रुपया है, उसमें 800 करोड़ खर्च हो गए,
तो 312 करोड़ जो बच जाएंगे वो अगले वर्ष में काम आएंगे। केवल आपदा प्रबंधन ही एक ऐसा विभाग है जिसका बजट लैप्स नहीं होता है। जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मैं आपदा प्रबंधन मंत्री था, 100% ये केंद्र पोषित योजना थी। वर्तमान में ये योजना 90% केंद्र पोषित और 10% राज्य पोषित हो गई है। हिल स्टेट में उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट, और बाकी राज्यों में 20% प्रदेश का और 80% केंद्र का इसमें सहयोग रहता है इस बजट में। तो मेरी मांग है कि पहले की तरह ये केंद्र पोषित 100% केंद्र पोषित योजना होनी चाहिए। विशेष करके जो 10% हिल स्टेट के लिए 10% है, ये 100% हमारे जो हिमाचल है, कश्मीर है, सेंसिटिव प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट है, ये 100% केंद्र पोषित होनी चाहिए। प्रदेश सरकार के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं। ये मांग मैं भारत सरकार से कर रहा हूं। और 1012 करोड़ के बजाय उत्तराखंड जैसे प्रदेश में कम से कम 4000 करोड़ रुपया, और कम से कम हो तो 2500 करोड़ रुपए कम से कम उत्तराखंड में, क्योंकि सड़कें टूट जाती हैं अतिवृष्टि के कारण और नुकसान होता है। तो कम से कम 2500 करोड़ रुपया कम से कम हमारा प्रदेश का बजट होना चाहिए, क्योंकि इसमें सड़कें, स्कूल, सब कुछ इसी में मरम्मत होती है। दूसरा, मैं अभी इन्होंने 40 करोड़ आवंटन किया है उत्तरकाशी और पौड़ी जिले में। अभी इस आपदा के बाद 40 करोड़ इन्होंने आवंटन किया है। इसमें और तेजी लाई जानी चाहिए। जिलों में और विभागों में जो 413 करोड़ रुपए इन्होंने आवंटन किया है 13 जिलों में और पूरे प्रदेश में, इस आवंटन में भी तेजी लाई जानी चाहिए। जो मैं आपके माध्यम से और प्रदेश सरकार से मांग कर रहा हूं और केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं, इस आपदा में अगर किसी की मृत्यु होती है, उसके परिवार को मैंने जैसे कहा आंसू पहुंचने का काम कर सकते हैं। लेकिन इस महंगाई के जमाने में सिर्फ 4 लाख रुपया मृतक को सहायता दी जाती है, जो मैं सोचता हूं आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे। 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दिया जाता है, 5 लाख दिया जाता है, और 2 लाख रुपए केंद्र प्रधानमंत्री राहत कोष से दिया जाता है। लेकिन उत्तराखंड में अभी 2023 तक ही लोग जो आपदा के कारण डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, 2023 तक ही प्रधानमंत्री की ओर से, प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 करोड़ रुपया दिया गया, 2 लाख रुपया दिया गया। 24 और 25 में होने वाली जितने दुर्घटनाएं हैं, जितने मृत्यु हुए, उनको अभी कोई सहायता नहीं दी गई। मैं अपनी ओर से भी और प्रदेश कांग्रेस पार्टी की ओर से भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मांग कर रहा हूं कि कम से कम 25 लाख रुपया, देखिए हम 25 लाख देके किसी को लौटा तो नहीं सकते हैं, उसके बेटे को, उसकी पत्नी को, उसकी मां को, उसके बाप को लौटा तो नहीं, भाई को लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक सहयोग, एक कह सकते हैं उसके आंसू पोंछने का काम कर सकते हैं। इसी तरह घायल होते हैं, अगर 60%, 40 से लेकर 60% घायल हो गया कोई, 1 हफ्ते से अधिक, उसका एक आंख चली गई, उसका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, एक अंग खत्म हो गया, तो सिर्फ 74,000 रुपये दिया जा रहा है। जो विकलांग हो गया, मजदूरी करता था, होटल चलाता था, हलवाई था, नौकरी करता था,
उसका पैर हाथ टूट गया, उसको सिर्फ 74,000 रुपया उसको दिया जा रहा है। मैं सोचता हूं ये एक विकलांग व्यक्ति के लिए बहुत कम धनराशि है। मैं सरकार से मांग कर रहा हूं, कम से कम विकलांग व्यक्ति को उसकी स्थिति को देखते हुए 10 लाख तो कम से कम विकलांग व्यक्ति को इसमें दिया जाना चाहिए। इसी तरह जो 60% से अधिक जिसका विकलांग हो गया, उसको केवल 2.5 लाख रुपया दिया जा रहा है। मतलब जो बिल्कुल ही चलने की स्थिति में नहीं है, जिसके हाथ बिल्कुल दोनों हाथ खत्म हो गए, 60% विकलांग का मतलब यह है कि वो बिस्तर पर। अब आप उसको 2.5 लाख दे के या तो मत दो, और दो तो कम से कम इतना तो दो कि वो अपनी शेष जिंदगी को ठीक से जी सके। इलाज में क्या दे रहे हैं? एक सप्ताह से अधिक कोई बीमार अगर इस आपदा के कारण हॉस्पिटल में रहता है तो उसके इलाज पे 16,000 खर्च करेंगे। अरे भाई, एक तो उसने घर बह गया, दुकान बह गई, हॉस्पिटल में है, और उसके इलाज पे अगर माना 10, 20, 25,000 खर्च हो रहा है। मेरी मांग है कि आपदा के कारण कोई भी व्यक्ति घायल होता है या बीमार होता है, उसका इलाज होना है तो उसके इलाज का खर्च पूरा का पूरा 16,000 और 5400 रुपया, जो एक सप्ताह से कम भर्ती रहता है उसको 5400 रुपया। तो हमारा कहना है कि पूरा इलाज सरकार को निःशुल्क करना चाहिए, ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, जैसे अभी दराली में घर बह गया, कपड़े बह गए, बर्तन बह गए, ये क्या कर रहे हैं कि 2,500 रुपये कपड़ों के लिए, उसके खाने के लिए, बर्तनों के लिए 2,500 रुपये देंगे। आप मुझे बता दो, प्रेशर कुकर लेना है, उसको चूल्हा लेना है, कुछ लेना है, 2,500 में क्या राशन लेना है, क्या उसको, मतलब ये तो मजाक है। मैं सोचता हूं उस पीड़ित व्यक्ति के साथ जो आपदा से दुखी है, पीड़ित है, उसके साथ आप उसका सहायता देने के बजाय आप उसको और कष्ट दे रहे हैं। 2,500 रुपये देके भीख जैसे दे रहे हैं। वो भीख थोड़ी मांग रहा है आपसे। कृषि में खेत बह गया, 47,000 रुपये प्रति हेक्टर दे रहे हैं। हमारे यहाँ 12.5 बीघा होती है 1 हेक्टर में, लगभग 47-48 नाली जमीन होती है 1 हेक्टर में। एक नाली पे कितना दे रहे हैं? 700-800 रुपए दे रहे हैं। पूरा खेत बह गया और तब उसको आप 700-800 दे रहे हैं, और वो भी तहसील में जाके लेगा। उसको आने जाने का किराया उतना लग जाएगा जितना उसको मुआवजा नहीं मिले। इसी तरह बागवानी के लिए 8,500 रुपया। आपका फसल बह गई, आपका सेब का बगीचा बह गया, आपका अमरूद का बगीचा बह गया, जमीन सही 8,500 रुपया आप दे रहे हैं, वो भी पर हेक्टर, नाली नहीं। 12.5 बीघा जमीन में आपका बगीचा है, माना सेब का बगीचा है, नाली 45-46 नाली हो गई, 3.25 नाली का 1 बीघा होता है। 12.5 बीघा का 1 हेक्टर में कितना होता है? हाँ, लगभग 47-47 नाली आएगी। 200 स्क्वायर मीटर की 1 नाली होती, और 1 बीघे में 3.25 नाली होती। उससे अंदाज लगा लो, उसके 7,500-8,500 दे रहे हैं आप बगीचे का, तो क्या मिलेगा उसको? कुछ मिलेगा ही नहीं। गाय भैंस के लिए आप 32,000 रुपए दे रहे हैं, बहुत कम धनराशि। आज आप मुझे बताओ तो एक भैंस कितने की आ रही है? कितने की आ रही है? 1 लाख से कम नहीं है।
1 लाख से कम की नहीं है। गाय भी ऐसी है। अब आप 32,000 देकर, मैं सोचता हूं ये मजाक है उस पीड़ितों का, उन आपदा पीड़ितों के साथ ये मजाक आप कर रहे हैं। घोड़े खच्चर के लिए 32,000 रुपए दे रहे हैं, बकरी भेड़ के लिए 4,000 रुपए दे रहे हैं। धनराशि मैं सोचता हूं इतनी कम धनराशि है, ऊंट के मुंह में जीरे की जैसी स्थिति भी नहीं। और सही मायने में यह मजाक है आपदा पीड़ितों के साथ, उन दुखी लोगों के साथ प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार मजाक कर रही है। मैं जो सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, जैसे मृतक के लिए मैंने कहा 4 लाख, एक 5 वेतन को मिला के 5 लाख, ऐसे घर के लिए मैदान में अगर पक्का घर है 1,20,000, पहाड़ में कच्चा घर है, पक्का घर है 1,30,000। जो मैं घर के लिए और मकान के लिए, और इसमें दुकान नहीं है, होटल नहीं है, इसमें दुकान होटल नहीं है, इसमें मैं आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार से, केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं, ये नियम केदारनाथ की जो आपदा थी उसमें भी थे, लेकिन मैंने उसमें प्रभारी मंत्री के रूप में कैबिनेट में, उत्तराखंड कैबिनेट में प्रस्ताव लाया और मैंने पहली बार भारत सरकार से बातचीत की। उसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनसे मिलने के लिए विजय बहुगुणा में गए थे, चीफ सेक्रेटरी गए थे, और हमने उनसे मांग की कि होटल, दुकान, जो कॉमर्शियल यूनिट है, जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको भी भीख नहीं, जितना आकलन करके उसको, उसकी क्षति हुई, अगर 1.5 करोड़ का होटल था, 1.5 करोड़ की दुकान थी, 1 करोड़ का मकान था, तो पूरी सहायता दी जाएगी। जितना नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करेगी। और यह शासनादेश हमने भारत सरकार के सहयोग से उत्तराखंड की उस आपदा में लागू किया था। मेन मुख्य रूप से जो आज मैं आपके बीच में मांग कर रहा हूं, क्योंकि इसमें दुकान, जितने होटल, लगभग 50 से अधिक होटल जो क्षतिग्रस्त हुए धराली में, इनकी प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइंस है, जियो है भारत सरकार का, उसमें होटल को कवर नहीं किया गया, कॉमर्शियल को कवर नहीं किया गया, दुकान को कवर नहीं किया गया। और इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि जिस तरह हमने केदारनाथ में, केदार घाटी में जब आपदा आई थी 2013 में, हमने, प्रदेश सरकार ने भी और केंद्र सरकार से मांग करके हमने नॉर्म्स चेंज किए थे, और हमने कहा था कि हम जिसका जितना नुकसान, उसकी भरपाई प्रदेश सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी। ये हमने उस समय आपदा प्रबंधन के नियमों में परिवर्तन किया था उस समय के लिए। आज हम प्रदेश सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार भी जो नुकसान इस आपदा में जितना नुकसान हुआ है, किसी का 50 कमरों का होटल था, पूरी जिंदगी की कमाई उसने लगा दी थी, उसकी भरपाई करने के लिए प्रदेश सरकार निर्णय करे और 2013 की तरह सहायता पहुंचाने का काम करें। यह उम्मीद हम प्रदेश की सरकार से कर रहे हैं। विद्यालयों के लिए जियो में केवल 2 लाख रुपया, जो प्राइवेट विद्यालय है, नहीं प्राथमिक विद्यालय है, अगर वो क्षतिग्रस्त हो गया कि उसकी मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 2 लाख रुपया। आप मुझे बता दो, 3 कमरे का प्राथमिक विद्यालय है, 4 कमरे का प्राथमिक विद्यालय है, वो क्षतिग्रस्त हो गया, 2 लाख में कोई बिल्डिंग बनेगी क्या? हमारा कहना ही है कि जितने में अगर 4 कमरे थे उस प्राइमरी स्कूल के भवन पर, वो 4 कमरे में जितने में बने, जो भी एस्टिमेट बने, जो भी कार्य थे, सस्ता एस्टिमेट बनाया उसका,
वो सहायता दी, वो मदद की जानी चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है गांव में होते हैं सरकारी, अब वो भी क्षतिग्रस्त हो गए, उसको भी 2 लाख रुपए उसके जीर्णोद्धार पे इस नियम के तहत दिया जाएगा। हमारा कहना है कि उसके लिए भी पूरी तरह प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार उस स्वास्थ्य केंद्र को बनाने में मदद करे। पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, ये भवन भी जब क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उसको भी 2.5 लाख रुपए उसके जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए दिया जा रहा है आपदा प्रबंधन के नियम में। इस पर भी हमारी मांग है कि जितना भी उस प्राथमिक, उस पंचायत भवन या उस आंगनबाड़ी केंद्र को बनाने में जो भी एस्टिमेट है, जो भी खर्चा है, वो प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन से और केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन मद से उसको सहायता देने का काम करे। मांग मैं आज आप सबके माध्यम से प्रदेश सरकार से कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है, मैं कई समाचार देख रहा था कि प्रदेश सरकार, समाचार था कि धामी की सरकार आप बहुत टूटी सड़क और ऊबड़ खाबड़ सड़क और बहुत भीषण आपदा में गैरसैंण पहुंची। अरे हमारा प्रदेश ही आपदा प्रभावित प्रदेश है, हम सब लोग पहाड़ के लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं। अगर हम गैरसैंण पहुंच गए तो कोई बहुत बड़ा कोई एवरेस्ट पे थोड़ी चढ़ गए या अंतरिक्ष में मंगल पे थोड़ी चला गया कि बहुत बड़ा ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि भाई इस भीषण बारिश में मैं नाम ही नहीं ले रहा हूं, उनकी सरकार पहुंची गैरसैंण। अरे भैया, जो गैरसैंण में इतने सारे लोग पहले से रह रहे हैं, तुम तो 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए पहुंचे, लोग तो वहां पहले से ही रह रहे हैं। और फिर हमने राज्य क्यों मांगा था भाई? इसलिए तो राज्य मांगा था। अगर हम आज ये कह नहीं साहब हम पहाड़ में कैसे चले जा रहे हैं, अरे हम पहाड़ी हैं, पहाड़ में नहीं जाएंगे तो कौन से बड़ी बात होगी? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन चलो वो सरकार कम से कम पहुंच गई गैरसैंण। अब गैरसैंण आपदा में पहुंच गई, आपदाओं को पार करते हुए, टूटी हुई सड़कों पे पार करते हुए पहुंच गए। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं मुख्यमंत्री भी शायद पैदल तो नहीं गए होंगे, लेकिन सड़क से गए होंगे। मुझे नहीं मालूम सड़क से गए कि हेलीकॉप्टर से गए। तो दुर्भाग्य है कि जो मैंने 2003 में जो जियो ने जारी करवाया था कि भाई पहले चरण में हम सरकारी भवनों को भूकंपरोधी बनाएंगे, दूसरे चरण में हम प्राधिकरणों को कहेंगे जो भी नक्शा पास करता है कि कोई भी भवन भूकंपरोधी या भूस्खलन की जगह पे नहीं बनना चाहिए, पहले सॉइल टेस्टिंग होगी और तभी वहां भवन बना जाएगा। लेकिन यही मैं मांग कर रहा हूं, जब जगो तभी सवेरा। आज भी नहीं जगा अगर उत्तराखंड, आज भी सरकार नहीं जगी और इसी तरह के निर्माण होते रहे, जो भूकंप भूस्खलन क्षेत्रों में, नदियों के किनारे, खड़े पहाड़ों के नीचे अगर हम निर्माण करते रहे तो फिर आने वाला समय हमारे लिए जो है और दुखदायी होने वाला। मैंने कहा ना, बहुत कमजोर है, हाशिए पे है। जिला स्तर पर अगर आप आपदा प्रबंधन विभाग की स्थिति देखेंगे, या आप किसी जिले में जाओ, यहाँ जिले में चले जाओ कि आपदा प्रबंधन कहाँ है, जिले का आपदा प्रबंधन कहाँ है। आजकल तो हो सकता होगा तो वहां उपनल के कर्मचारी और वही चला रहे हैं बस।